नमस्कार। मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पेपर फर्स्ट के शक शासकों पर अपना व्याख्यान दूंगी। कहा जाता है कि विपत्ति कभी अकेले नहीं आती। यही भारत के साथ हुआ। जिस समय भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में यवनों के राजनीतिक प्रभाव का अवसान यानी कि अंत होने जा रहा था, उसी समय शक, पल्लव, कुषाण आदि विदेशी आक्रांता जातियों ने न केवल भारत पर आधिपत्य स्थापित करने का प्रयत्न किया, बल्कि उसमें उन्होंने सफलता भी अर्जित की। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में उत्तर पश्चिमी भारत में यूनानी राज्य का तो अंत हो गया और उनके स्थान पर शक नामक एक अन्य विदेशी जाति ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। शक जाति के बारे में हम जानने की कोशिश करें तो हमें यह पता लगता है कि शक मध्य एशिया में रहने वाली एक खानाबदोश जाति थी। इन शक लोगों का मूल निवास स्थान सर नदी के उत्तरी भाग में था। चीनी ग्रंथों शी की और चियन हान शू से हमें पता लगता है कि मंगोलिया के समीप यूची नामक एक जाति रहती थी और इसी के पड़ोस में रहने वाली एक अन्य जाति हुंग नू यानी कि हूण ने लगभग 175 से 165 ईसा पूर्व में यूची जाति पर आक्रमण किया था और इनके राजा को मार डाला था। परास्त होने पर यूची जाति नवीन प्रदेश की खोज में पश्चिम की ओर निकल पड़ी। सर नदी की घाटी में रहने वाली शक नामक एक अन्य जाति पर यूची जाति ने आक्रमण किया और उन्हें परास्त करके उनके प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। परास्त होने पर यह शक जाति भी नवीन प्रदेशों की खोज में दक्षिण की ओर चल पड़ी। इस प्रयाण के समय शक अनेक शाखाओं में विभक्त हो गए और शकों की एक शाखा ने बैक्टीरिया पर आक्रमण किया और यवनों को परास्त कर बैक्टीरिया पर अधिकार कर लिया। बैक्टीरिया को जीतकर शक लोग दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़े। ऑक्सस नदी के पार उस समय पार्थिया का राज्य था। पार्थिय नरेश शकों के प्रभाव को नहीं रोक सके। पार्थिय नरेश फ्रावत द्वितीय और आर्तेबानस शकों का मुकाबला करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, परंतु मिथिदात द्वितीय यानी कि मिथिदात सेकंड जो है नामक पार्थियन राजा ने शकों को परास्त किया और पश्चिम की ओर उनके प्रसार को रोक दिया। विवश होकर शकों को काबुल घाटी के पास सीस्तान यानी कि शक स्थान में बिखर कर बस जाना पड़ गया था। कुछ समय बाद शक आरकोशिया यानी कि कंधार और बिलोचिस्तान से होते हुए सिंधु की निचली घाटी में जा पहुंचे और वहां वो बस गए। उनके इस नवीन निवास स्थान को शक द्वीप या इंडोसीथिया भी कहा जाता है। यहीं से उन्होंने भारत के अन्य प्रदेशों में अपना प्रसार किया और भारत के विभिन्न प्रदेशों में उन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित किए। ये विविध शक राज्य यानी कि शक क्षत्रप के कुल ये इस तरह से थे, जैसे सिंध और पश्चिमी भारत के क्षत्रप, तक्षशिला के शक क्षत्रप, मथुरा के और महाराष्ट्र के और उज्जैन के। तो हम सबसे पहले लेते हैं कि भारत के प्रारंभिक शक शासक कौन से थे और उनके क्या राज्य थे। सिंध और पश्चिमी भारत का शक कुल, उसका शासक था सबसे पहला मावेज। जॉन मार्शल के अनुसार मावेज सिंध और पश्चिमी भारत में शक राज्य का संस्थापक था। मावेज का ज्ञान यूनानी इतिहासकारों के वर्णन से हमें प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त पंजाब में मैरा नामक स्थान से मोह राजा का एक लेख मिला है। इसी प्रकार तक्षशिला के एक अभिलेख में मोग नामक एक राजा का उल्लेख है। संभवतः मोग और मावेज एक ही व्यक्ति के सूचक हैं। तक्षशिला अभिलेख से प्रकट होता है कि तक्षशिला का प्रदेश मावेज के अधिकार में था। उसके राज्य में चुक्ष भी सम्मिलित था जो तक्षशिला के निकट स्थित था और जिस पर एक क्षत्रप शासन करता था। मुद्रा साक्ष्य से यह अनुमान लगाया जाता है कि कापिस और पुष्कलावती भी मावेज के अधीन थे। मावेज के अधिकांश सिक्के हमें सिंधु, पंजाब, कश्मीर आदि में मिले हैं। अतः यह प्रतीत होता है कि ये प्रदेश उसके साम्राज्य में सम्मिलित थे। डॉक्टर विमल चंद्र पांडे लिखते हैं कि मावेज का राज्य की पिन यानी कि कश्मीर, पश्चिमी पंजाब और गांधार के कुछ भाग तक सीमित था। मावेज एक शक्तिशाली राजा था। तक्षशिला ताम्रपत्र में उसे महाराज कहा गया है। उसके सिक्कों पर सम्राटों के सम्राट महान मावेज भी अंकित हमें मिलता है। इससे प्रकट होता है कि मावेज की स्थिति क्षत्रप यानी कि महाक्षत्रप से अधिक
उनकी थी। वह राजाधिराज और राजाधिराज तो था ही, और शकों के अन्य राजकुल उसकी अधीनता को स्वीकार करते थे। लेकिन कहते हैं मावेश की तिथि के विषय में विद्वानों में मतभेद है। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी बताते हैं कि मावेश ने 33 ईसा पूर्व के बाद, परंतु प्रथम शताब्दी ईसा उत्तरार्ध के पूर्व शासन किया था। स्टैन कोनो के अनुसार मावेश ने 90 ईसा पूर्व के लगभग शासन करना शुरू किया था, और डॉक्टर विमल चंद्र पांडे लिखते हैं कि मावेश का शासनकाल 30 ईसा पूर्व से 20 ईसा पूर्व मानना चाहिए। एजेज मावेश के पश्चात एजेज राजा बना। उस मुद्राओं से ज्ञात होता है कि उसने यूनानियों के अधीन पूर्वी पंजाब पर भी अपना अधिकार किया था। मार्शल के अनुसार उसने यमुना की घाटी को भी अपने राज्य में सम्मिलित किया था। साकल यानी कि सियालकोट भी उसके अधीन था। एजिलिसेज एजेज के पश्चात एजिलिसेज राजा बना। मार्शल के अनुसार कपिस प्रदेश उसके अधीन था। उसकी कुछ मुद्राएं हमें बलूचिस्तान में भी मिलती हैं। इस आधार पर कुछ विद्वानों का अनुमान लगा है कि वह बलूचिस्तान भी जो था वो उसके अधीन था। एजेज सेकेंड। अब हम कहते हैं कि एजिलिसेज के पश्चात एजेज द्वितीय शासक बना। एजेज द्वितीय के पश्चात शकों की शक्ति कहते हैं क्षीण होती चली गई, और पल्लव नरेश गोंडोफनीज ने तक्षशिला पर अधिकार कर लिया था। इस प्रकार इस प्रदेश से शक जो है वो राज सत्ता नष्ट हो गई थी। शक क्षत्रप, जैसा कि हम बताते हैं कि शकों ने सर्वप्रथम सिंध में अपना राज्य स्थापित किया था, और जिसकी राजधानी मणिनगर थी। कालांतर में उन्होंने भारत के विभिन्न भागों में अपना राज्य स्थापित किया। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से उन्होंने अपने राज्य को अनेक प्रांतों में विभाजित किया, और इन प्रांतों के अधिकारी महाक्षत्रप और क्षत्रप कहलाते थे। प्रत्येक प्रांत में एक महाक्षत्रप और एक क्षत्रप होता था। महाक्षत्रप प्रांतीय शासन का प्रमुख अधिकारी होता था, और उसकी सहायता के लिए एक क्षत्रप होता था, जो प्राय महाक्षत्रप का पुत्र या उत्तराधिकारी होता था। महाक्षत्रप और क्षत्रप स्वतंत्र शासक न होकर शक शासक के अधीन प्रांतीय शासक मात्र थे, किंतु कालांतर में सिंध के शक शासकों की शक्ति का पतन होने के पश्चात भी ये शक क्षत्रप दीर्घ काल तक भारत के विभिन्न भागों में शासन करते रहे। भारत पर शासन करने वाले जो शक क्षत्रप हैं वो उत्तरी भारत के हैं, मथुरा के हैं, पश्चिमी भारत यानी कि महाराष्ट्र के हैं, और उज्जैन यानी कि उज्जैनी के शक क्षत्रप अधिक प्रसिद्ध थे। तो हम चलते हैं उत्तरी भारत के क्षत्रपों की स्थिति को जानने के लिए। उत्तरी भारत के शक क्षत्रपों में कपीश, पुष्पपुर, अभिसारप्रस्थ, कुसुलुक, मणिगुल, जिहोणिक और इंद्रवर्मन के क्षत्रप प्रमुख थे। कापिश, पुष्पपुर और अभिसारप्रस्थ वंशों ने काफिरिस्तान और तक्षशिला के उत्तरी भागों में शासन किया था, और अन्य वंशों ने पंजाब के प्रदेश में शासन किया था। अतः इन्हें तक्षशिला के क्षत्रप और पंजाब के क्षत्रप भी कहा जाता है। पंजाब के क्षत्रप में कुसुलुक वंश, इस वंश के क्षत्रप लियाक कुसुलुक और पतिक थे। लियाक कुसुलुक चुक्ष का क्षत्रप था। उसने महाक्षत्रप उपाधि धारण की थी, और पतिक की उपाधि केवल क्षत्रप की थी। मणिगुल और जिहोणिक का वंश, मुद्राओं से ज्ञात होता है कि मणिगुल और जिहोणिक नामक क्षत्रप एजेज द्वितीय की अधीनता में पुष्कलावती के में राज्य करते थे। इंद्रवर्मन वंश, इंद्रवर्मन का पुत्र अस्पवर्मन एजेज द्वितीय और गोंडोफर्नीज दोनों के क्षत्रप के रूप में कार्य करता था। मथुरा के क्षत्रप हगान और हगामश मथुरा के प्रथम क्षत्रप थे, जिन्होंने कुछ काल तक सम्मिलित रूप से शासन किया। मथुरा में इन दोनों की मुद्राएं मिली हैं। उन्होंने शुंग शैली के सिक्के चलाए। विद्वानों का अनुमान है कि ये मालवा से मथुरा आए थे। रजुवुल, हगान और हगामश के बाद रजुवुल या राजुबुल मथुरा का शासक बना था। मथुरा के सिंह शीर्ष वाले अभिलेख में रजुवुल को महाक्षत्रप कहा गया है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि वह एक स्वतंत्र शासक था। उसकी कुछ मुद्राओं पर राज की उपाधि मिलती है। इससे भी उसकी स्वतंत्र सत्ता का बोध हमें होता है। उसकी मुद्राओं पर यूनानी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इससे ज्ञात होता है कि उसने यूनानी शासन का पूर्वी पंजाब में अंत कर दिया था, और उसकी मुद्राएं जो हैं वो पंजाब से लेकर मथुरा तक मिली है। अतः
यह कहा जा सकता है कि उसका राज्य पूर्वी पंजाब से लेकर मथुरा तक विस्तृत था। सोडास। अब कहते हैं कि रसूल के बाद सोडास मथुरा का शासक बना। उसके अभिलेखों में क्षत्रप और महाक्षत्रप उसे कहा गया है। उसकी मुद्राएं पूर्वी पंजाब में नहीं मिली हैं। इससे प्रकट होता है कि उसका राज्य उस प्रदेश में नहीं था। उसकी मुद्राएं और अभिलेख मथुरा तक सीमित हैं, जिससे प्रकट होता है कि सोडास का जो राज्य था वो केवल मथुरा प्रदेश तक ही सीमित था। इसके पश्चात मथुरा के शक क्षत्रपों की शक्ति क्षीण होती चली गई और अंत में कुषाणों के आक्रमणों ने मथुरा के शक क्षत्रपों का अंत कर दिया। पश्चिम भारत यानी कि महाराष्ट्र के शक क्षत्रप के बारे में हम जानते हैं कि पश्चिम भारत में जिस शक राजवंश की स्थापना हुई थी वह इतिहास में शहरात वंश के नाम से विख्यात है। संभवतः ये लोग उत्तर की ओर से यहाँ आए थे और इस वंश ने प्राय पूरे महाराष्ट्र, लाट और सौराष्ट्र पर शासन किया था। इसका पहला शासक हम कहते हैं कि भूमक था। इसकी मुद्राएं गुजरात, काठियावाड़, मालवा के प्रदेशों में पाई गई हैं। इससे प्रकट हमें क्या होता है कि इन प्रदेशों पर इसका अधिकार था। मुद्राओं पर बाह्य लिपि के अतिरिक्त खरोष्टी लिपि का भी प्रयोग किया गया है। खरोष्टी लिपि के प्रयोग के कारण यह अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु और पंजाब के प्रदेश भी भूमक के राज्य में थे। नहपान। कहते हैं महाराष्ट्र के शहरात वंश का सबसे प्रसिद्ध जो शासक है वो नहपान था। नहपान और भूमक के बीच क्या संबंध था यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। नहपान के विषय में उसकी मुद्राओं और अभिलेखों द्वारा काफ़ी हमें जानकारी मिलती है। नहपान और उसके दामाद उशवदात के अभिलेख महाराष्ट्र में मिले हैं। उशवदात के अभिलेखों में सूरत, सोपारा, भड़ोच, दमन, पश्चिमी मालवा, काठियावाड़, पुष्कर यानी कि अजमेर आदि स्थानों का उल्लेख है। नहपान की मुद्राएं महाराष्ट्र, गुजरात, काठियावाड़ और अजमेर में मिली है। इन साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र का पर्याप्त भाग मालवा, अपरांत, गुजरात, काठियावाड़ और अजमेर आदि प्रदेश नहपान के राज्य में सम्मिलित थे। पहले महाराष्ट्र पर सातवाहनों का अधिकार था, अतः नहपान ने सातवाहनों से महाराष्ट्र को छीन लिया था और उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। नासिक अभिलेख से भी प्रकट होता है कि नहपान ने अपने दामाद उशवदात को उत्तम भद्रों की सहायता के लिए भेजा था, जो मालवा आक्रमणकारियों से संघर्ष कर रहे थे। इस युद्ध में मालव जो था वो पराजित हुआ और अपनी इस विजय के उपलक्ष्य में उशवदात ने पुष्कर तीर्थ की यात्रा की थी। वहां उसने स्नान भी किया था और ब्राह्मणों को बहुत सारी गाय और स्वर्ण दान में दिए थे। जोग थम्बी मुद्रा भांड में नहपान की बहुसंख्यक मुद्राएं मिली हैं। इनमें 2/3 मुद्राएं तो ऐसी हैं जिनमें गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपना नाम मुद्रित करवाकर पुनः प्रसारित करवाया था। इससे प्रकट होता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को परास्त कर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया था। नहपान के बाद इस वंश के उत्तराधिकारियों के विषय में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं होता है। उज्जैन के शक क्षत्रप के बारे में हम बात करें तो महाराष्ट्र के शहरात वंश की भांति ही भारत में एक अन्य शक वंश का उदय हुआ था। इसका प्रमुख केंद्र उज्जैन था। इस वंश का संस्थापक यमोमतिक यानी कि यशोमती था, किंतु इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक जो था वो चष्टन था। अतः यह इतिहास में चष्टन वंश के नाम से भी विख्यात है। चष्टन यशोमतिक का पुत्र था। चष्टन ही उज्जैन और काठियावाड़ के क्षत्रप वंश का संस्थापक माना जाता है। टॉलमी के अनुसार चष्टन का उज्जैन पर अधिकार था और इसके अतिरिक्त उसकी मुद्राएं जूनागढ़, गुजरात, कच्छ आदि में प्राप्त हुई हैं। यानी कि इससे में क्या प्रकट होता है कि ये प्रदेश उसके अधीन थे। जयदामन चष्टन का पुत्र था। उसके सभी अभिलेखों में उसकी उपाधि क्षत्रप मिलती है, महाक्षत्रप की नहीं। इससे हमें स्पष्ट होता है कि जयदामन ने कभी भी स्वतंत्र रूप से राज्य नहीं किया। वह अपने पिता के अधीनस्थ शासक के रूप में कार्य करता रहा। जयदामन की शीघ्र ही मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद चष्टन ने उसके पुत्र रुद्रदामन को अपना सहयोगी क्षत्रप बनाया। कालांतर में चष्टन की मृत्यु के बाद रुद्रदामन जो है वो महाक्षत्रप बना। रुद्रदामन प्रथम के बारे में हम कह सकते हैं कि यह उज्जैनी के शक क्षत्रपों में सर्वाधिक योग्य और पराक्रमी शासक था।
आंध्रो अभिलेख से ज्ञात होता है कि अपने पितामह चट्टन के जीवन काल में वह क्षत्रप के पद पर आसीन था और उनके साथ सम्मिलित रूप से शासन कर रहा था। इस अभिलेख में चट्टन और रुद्रदामन दोनों के लिए राजा की उपाधि का प्रयोग हुआ है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय रुद्रदामन चट्टन की अधीनता में न होकर उसके समकक्ष था। संभवतः दोनों के अधिकार समान थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी द्वै राज्य प्रणाली का उल्लेख हुआ है। चट्टन और रुद्रदामन का सम्मिलित शासन इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। रुद्रदामन के राज्य विस्तार और विजय के बारे में अगर हम जानना चाहें तो हमें पता लगता है कि रुद्रदामन प्रथम जो है वो अत्यंत योग्य, वीर, साहसी और पराक्रमी शासक था। उसकी सभी मुद्राओं और अभिलेखों में उसके लिए महाक्षत्रप की उपाधि का प्रयोग हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि वह एक महान विजेता और विशाल राज्य का स्वामी था। जूनागढ़ अभिलेख में हमें पता लगता है कि इसके रुद्रदामन के समय में कौन कौन से प्रदेश उसके अधिकार क्षेत्र में था। जैसे आकर, यह पूर्वी मालवा था जिसकी राजधानी विदिशा थी। अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन थी। अनूप यानी कि नर्मदा नदी का तटवर्ती प्रदेश जिसकी राजधानी माहिष्मती थी। निवृत्त, यह स्कंद पुराण के भूगोल वर्णन में निवृत्त को कुमारिका खंड देश की सूची का एक मंडल बताया गया है। संभवतः यह प्रदेश पश्चिम भारत में स्थित था। अनर्थ यानी कि उत्तरी काठियावाड़ गुजरात जिसकी राजधानी द्वारिका थी। सौराष्ट्र, इसके अंतर्गत काठियावाड़ में जूनागढ़ के आसपास का प्रदेश सम्मिलित था। स्वध, इस प्रदेश में साबरमती नदी का तटवर्ती प्रदेश सम्मिलित था। मरु, यह प्रदेश राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र था। कच्छ, यह प्रदेश वर्तमान कच्छ था जो प्राचीन काल में कच्छोल के नाम से विख्यात था। सिंधु सौवीर, ये सिंधु नदी का तटवर्ती प्रदेश था। कुकुर यानी कि सिंधु नदी और परियात्र पर्वत के मध्य का प्रदेश जिसमें राजस्थान और गुजरात का कुछ भाग सम्मिलित था। अपरांत, उत्तरी कोंकण। निषाद यानी कि यह प्रदेश सरस्वती नदी और विंध्य पर्वत के मध्य में स्थित था। ये सभी प्रदेश रुद्रदामन को चट्टन से उत्तराधिकार में नहीं मिले थे, वरन उसने इनमें से अनेकों को स्वयं की योग्यता और पराक्रम से प्राप्त किया था। जैसे कि सौराष्ट्र, कुकर, अपरांत, अनूप के प्रदेश सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी के अधीन थे। स्पष्ट है कि रुद्रदामन ने यह प्रदेश गौतमीपुत्र के किसी उत्तराधिकारी से जीते होंगे। इसी प्रकार सुई बिहार अभिलेख से ज्ञात होता है कि दक्षिणी और मध्य सिंधु घाटी पर कनिष्क का अधिकार था, किंतु जूनागढ़ अभिलेख में यह क्षेत्र रुद्रदामन के राज्य के अंतर्गत बताया गया है। स्पष्ट है कि रुद्रदामन ने यह प्रदेश कनिष्क के किसी उत्तराधिकारी को परास्त करके जीता था। जूनागढ़ अभिलेख में भी रुद्रदामन को स्ववीर्यजित जनपदों वाला यानी कि अपने पराक्रम से राज्यों को जीतकर साम्राज्य का संस्थापक और शासक कहा गया है। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन द्वारा पराजित किए गए अनेक राजाओं का उल्लेख है। दक्षिणापथपति की पराजय। जूनागढ़ अभिलेख का कथन है कि रुद्रदामन ने दक्षिणापथपति सातकर्णी को 2 बार परास्त किया, किंतु संबंधों की निकटता के कारण उसने उसके प्राण नहीं लिए। रुद्रदामन द्वारा पराजित यह सातकर्णी कौन था? इस संबंध में डॉक्टर D.R. भंडारकर का मत है कि यह सातकर्णी स्वयं गौतमीपुत्र सातकर्णी था, किंतु यह मत तथ्यपरक नहीं है, क्योंकि अभिलेखीय और मुद्रा साक्ष्यों से प्रमाणित होता है कि स्वयं गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शहरातों को परास्त किया था। यही नहीं, वाशष्ठी पुत्र पुल्लुमावी ने 19वें वर्ष के अभिलेख से उसके ज्ञात होता है कि उस समय तक गौतमीपुत्र सातकर्णी अपनी शक्ति की पराकाष्ठा पर था, अतः रुद्रदामन के हाथों उसकी पराजय असंभव है। रेप्सन महोदय का मत है कि रुद्रदामन द्वारा पराजित सातवाहन शासक वाशष्ठी पुत्र पुल्लुमावी था। उनकी मान्यता है कि पुल्लुमावी के काल में सातवाहन साम्राज्य संकुचित हो गया था, इसलिए पुल्लुमावी के शासनकाल के 19वें वर्ष के अभिलेख में उसे केवल दक्षिणापथेश्वर कहा गया है। जूनागढ़ अभिलेख पराजित सातवाहन शासक को दक्षिणापथपति कहता है। इसके अतिरिक्त रेप्सन ने कन्हेरी अभिलेख का आश्रय लिया है। इस लेख का कथन है कि वाशष्ठी पुत्र सातकर्णी ने महाक्षत्रप रुद्र की पुत्री से विवाह किया था।
यह शातकर्णी वाशष्ठीपुत्र पुल्लुमावी था और महाक्षत्रप रुद्रदामन था। श्वशुर और दामाद के निकट संबंधों के कारण ही रुद्रदामन ने पुल्लुमावी का विनाश नहीं किया था, किंतु रेप्सन का मत भी स्वीकार करने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि किसी भी अभिलेख या मुद्रा में वाशष्ठीपुत्र पुल्लुमावी को वाशष्ठीपुत्र शातकर्णी नहीं कहा गया है। अतः दोनों का तादात्म्य असंगत है। यही नहीं, टालेमी के अनुसार वाशष्ठीपुत्र पुल्लुमावी चष्टन का समकालीन था, अतः उसका विवाह चष्टन की प्रपौत्री से होना संभव नहीं है। अनेक विद्वान पराजित शातकर्णी को वाशष्ठीपुत्र पुल्लुमावी का कोई उत्तराधिकारी मानते हैं, किंतु उसे गौतमीपुत्र का कोई उत्तराधिकारी मानना अधिक न्याय संगत होगा, क्योंकि गौतमीपुत्र शातकर्णी के बाद ही सातवाहन राज्य का पतन शुरू हो गया था। योद्धेयों की पराजय। लेखकों से हमें पता लगता है कि रुद्रदामन प्रथम ने उन योद्धेयों को परास्त किया जिन्हें समस्त क्षत्रियों ने अपना वीर मान लिया था। ये योद्धे सतलज नदी के तट पर जोहिया बार क्षेत्र में रहते थे। एक प्राचीन आयुधजीवी जाति थी यह। उसकी शासन पद्धति गणतंत्रात्मक थी। इस जाति ने देशभक्ति और सैनिक शक्ति के बल पर दीर्घ काल तक संघर्ष करके विदेशी आक्रांताओं से देश की रक्षा की थी। रुद्रदामन ने इस शक्तिशाली जाति को परास्त कर उन पर अपना अधिकार स्थापित किया था। जूनागढ़ अभिलेखों में इन विजयों के अतिरिक्त रुद्रदामन को अनेक शत्रुओं को परास्त करने वाला और भ्रष्ट राज्यों को प्रतिष्ठापित करने वाला बताया गया है। संभवतः उसने अन्य राज्यों के शासकों को परास्त किया हो और फिर समुद्रगुप्त की भांति अपनी अधीनता स्वीकार करने की शर्त पर फिर से उनके राज्यों में उन्हें प्रतिस्थापित कर दिया हो। अगर इनकी तिथि के बारे में बात करें तो आंध्रो अभिलेख में शक संवत 52 की तिथि अर्थात 130 ईसा की तिथि अंकित है। इस आधार पर विद्वानों का अनुमान है कि रुद्रदामन 130 ईस्वी में गद्दी पर आसीन हुआ था। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में 72 तिथि अंकित है। संभवतः यह शक संवत की तिथि रही हो, अतएव उसका राज्यकाल 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक हम मान सकते हैं। रुद्रदामन के पश्चात उसके वंश का गौरव जो है उत्तरोत्तर क्षीण होता चला गया। रुद्रदामन के बाद उसका पुत्र दामधसद प्रथम उज्जैन की गद्दी पर बैठा और इसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र जीवदामन और भाई रुद्र सिंह प्रथम ने सिंहासन के लिए युद्ध किया। इसी समय ईश्वर दत्त के नेतृत्व में आभीरों का समुदाय प्रबल हो गया था। उन्होंने क्षत्रपों के राज्य से अनेक प्रदेशों को छीनकर अपने अधिकार में करना शुरू किया था। अंत में चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन के अंतिम क्षत्रप रुद्र सिंह तृतीय को परास्त किया और उसके राज्य को गुप्त साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। धन्यवाद।